ओके आपका भाई साहब सैटेलाइट्स एंड देयर टाइप्स है, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट टॉपिक हियर, सैटेलाइट्स एंड देयर टाइप्स। ओके, तो आपका भाई साहब एस्केप वेलोसिटी वी हैव डिस्कस्ड। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी that you need to impart a body so that it escapes the earth's gravitational field and never returns back is known as escape velocity. Escape velocity in terms of density and g, Kepler's law हमने स्टडी किया। speed of the planet, satellites, types of satellites, ठीक है। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या कोई मुझे बता सकता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? देखो सैटेलाइट क्या होता है, व्हाट इज सैटेलाइट? ये आपका भाई साहब अर्थ है और इसके आजू बाजू भाई साहब आपका क्या है? एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, ये एक पॉइंट है, ये इसके ऊपर है, ठीक है। जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ पे रहते हुए जो लोग हैं वो सैटेलाइट को हमेशा ऐसे देखेंगे, ये अर्थ के कंपैरिजन में मूव नहीं हो रहा है, लेकिन ये मूव हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? व्हाट डज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मीन? द जियो स्टेशनरी मतलब मैं देख रहा हूं, जैसे तुम समझो यहाँ पे भाई साहब मयूरेश है और यहाँ पे भाई साहब आपका शर्मा जी है, ठीक है। ये दोनों एक बस में जा रहे हैं और बस जो है तो सेम स्पीड पे आगे जा रही है, तो कुछ देर बाद ये एक दूसरे को सामने ही देखेंगे, ठीक है। मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में ये मूव नहीं हो रहे हैं, आजू बाजू के जितनी भी चीजें हैं वो मूव हो रही हैं, लेकिन एक दूसरे के कंपैरिजन में दे आर नॉट मूविंग विथ ईच अदर, दे आर नॉट मूविंग, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब क्या हो जाएगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब ये हो गया आपका भाई साहब, ठीक है। ये आपका भाई साहब एक सैटेलाइट है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब ये ऑर्बिट पे ये घूम ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब सॉरी, ये भी अर्थ के सेम स्पीड से घूम रहा है। भाई देखो ये अर्थ है, ये एक सैटेलाइट है, ये अर्थ के ये लोगों को हमेशा एक जगह पे दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये जैसे घूम रहा है अर्थ के साथ साथ ये घूम रहा है, ठीक है। इट इज रोटेटिंग इन द सेम स्पीड। सो फॉर अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, फॉर अ जियो स्टेशनरी satellite, for a geostationary satellite, the speed of rotation, the speed of rotation is the same as that of earth, ठीक है। the speed of rotation is the same as that of earth। क्या ये समझ में आ रहा है? for a geostationary satellite the speed of rotation is the same as that of earth। क्लियर है? आर वी क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? therefore the geostationary satellite, यहां पे हम बोल सकते हैं फॉर जियो स्टेशनरी द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, आई एम सो सॉरी, द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन इज द सेम एज दैट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन द सेम एज दैट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज अ टाइम period t which is equal to how much? 24 hours। time period t is equal to 24 hours। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। for a geostationary satellite the speed of revolution the same as that of rotation of earth। तो geostationary satellite has a time period t is equal to 24 hours। क्लियर है? समझ में आ रहा है? time period of a geostationary satellite is 24 hours at a height 6 re, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ ये हो गया आपका 6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स। टाइम पीरियड कितना है भाई साहब? 24 आवर्स एट अ हाइट आर ई, ठीक है। ओके, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज दिस मच। क्या कैसे निकालेंगे इसको भाई साहब? हाँ नहीं, एस्केप वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, एस्केप वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है। बताइए, देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है एट अ हाइट 6 RE फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है इट इज द सेम, ठीक है, एज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है भाई साहब। ये 24 घंटा लगा रहा है अर्थ के आजू बाजू घूमने में और अर्थ भी 24 घंटे, इसलिए ये जियो स्टेशनरी अपीयर हो रहा है। क्या ये टाइम पीरियड समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके, नाउ व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड इज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 r। एक और सैटेलाइट जिसका हाइट कितना है? 2.5 RE, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। बताइए कैसे निकालेंगे? अरे भाई साहब केपलर्स लॉ अप्लाई करो। बाय केपलर्स लॉ, by Kepler's law, t square is directly proportional to r cube।
ठीक है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ पे T1/T2, तो T2/T1 विल बी, ये इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू R2/R1 का क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? टी स्क्वायर T2 का स्क्वायर बाय T1 इज इक्वल टू R2/R1। ठीक है, T2 का, तो यहाँ पे आपका T2 कितना हो जाएगा भाई साहब? T2/T1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू R2/R1। R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताइए? यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 RE प्लस RE, तो कितना हो गया? 3.5 RE। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 RE। ठीक है, अपॉन R1 यहाँ पे कितना है बोलो? 6 + 1 7 RE। ठीक है, 7 RE का स्क्वायर। भाई केप्लर्स लॉ यही बोलता है ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ पे T2, तो ये आपका T2/T1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, तो ये हो गया आपका RE/2RE इसका स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना आ गया बोलो? 1/4। तो T2/T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो T2/T1 इज इक्वल टू 1/2। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू T1। ठीक है, अब T1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? T1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपकी 24 आवर्स। 24 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी हाफ इंटू 24, दैट विल बी हाउ मच? 12 आवर्स। ठीक है, T2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 12 आवर्स। क्या बोल रहे? क्या बोल रहा है? हाँ क्यूब आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, केयर 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 केयर, यहाँ पे भाई साहब क्यूब आएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यस 8। तो सवाल गड़बड़ हो गया रे। T2/T1 ये कितना हो जाएगा? 2√2 है ना, 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना भाई साहब? T1/2√2। ठीक है, T1 की वैल्यू 24, 24/2√2, ये हो गया 12/√2। तो 12/√2 इंटू √2 √2, ये हो गया 12√2/2, 6√2। तो आपका भाई साहब बी हो जाएगा 6√2। क्लियर है? 6√2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट आपका कितना है भाई साहब? 24 आवर्स। द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 7 RE। द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 3.5 RE। ठीक है, ओके। तो भाई अप्लाइंग केपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड T2/T1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपका केपलर का लॉ क्या बोलता है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। T2/T1 R2/R1, T2/T1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6√2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको कर रहे हैं फटाफट। The figure shows elliptical orbit of a planet M about the sun S. The shaded region SCD, तो आपका shaded region SCD, ये आपका SCD is twice of the shaded region SAB, twice of the shaded region SAB. ठीक है, okay. If T1 is the time for the planet to move from C to D, ठीक है, and T2 is the time to move from A to B, ठीक है, then क्या रिलेशनशिप हो जाएगा? सेकंड वाला क्या सर?
द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अभी देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, एससीडी, एससीडी का एरिया, लेट्स से एससीडी का एरिया अगर 2a, इसका एरिया हमने अगर a लिया, द शेडेड एरिया एससीडी इज ट्वाइस द शेड एरिया, तो इसका एरिया अगर हमने a लिया तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2a, है कि नहीं। इट इज स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो अगर इसमें टाइम t1 लगा होगा तो इसमें टाइम कितना लगेगा, 2t1 हो जाएगा ना। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 2t1 हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, टाइम t, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, देखो यहां पे for the time for the plan to move from C to D is T2, is the time to move from A to B, and T2 is the time to move from A to B। अच्छा, T2 यहाँ पे A to B है, ठीक है, तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C to D। if T1 is the time for the plan to move from C to D, तो T1 यहाँ पे देखो, प्लैनेट, ये आपका भाई साहब केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ इज दैट अ प्लैनेट स्वीप्स equal areas in equal intervals of time। A planet sweeps equal areas in equal intervals of time। ठीक है, तो आपका भाई साहब वहां पे कितना टाइम लगा, यहाँ पे एरिया ऑफ एससीडी, एरिया ऑफ एससीडी लेट से आपने मान लिया 2a है। ठीक है, तो एरिया ऑफ SBA, SCD is twice SAB, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब A। अगर A का टाइम ले रहा है कितना T2, तो 2A का टाइम कितना लेगा 2T2 लेगा, तो इसका मतलब ये जो T1 है दैट इज इक्वल टू 2T2। क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे टाइम कितना लग रहा है T1 लग रहा है, तो T1 इज इक्वल टू 2T2, तो आंसर वुड बी B। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, सिंपल, ओके ओके ओके, इतना यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, लेकिन वही है, देखो T1 इज इक्वल टू 2T2, ठीक है। एरिया एट द सेम टाइम, एरिया स्वेप्ट बाय एट द सेम टाइम विल बी इक्वल, ओके ओके ओके। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द प्लैनेट बी। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो भाई साहब टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट ए is 8 times the time period of revolution of planet B. The distance from A to B is how many times greater than from B to the sun? The distance of A from the sun is how many times greater than that of B from the sun? तो भाई साहब कर लो यहाँ पे TA by TB, भाई T की प्रोपोर्शनलिटी कैसे होती है, अरे क्या ना T की प्रोपोर्शनलिटी कैसे होती है, T, हाँ T, हाँ जी, ओए अनुष्का, टी स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी होती है भाई साहब आर क्यूब के साथ, तो टी ए बाई टी बी का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू आर ए बाई आर बी का क्यूब। ठीक है, आर ए बाई आर बी का क्यूब। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ प्लैनेट बी, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं 8 टाइम्स टी ऑफ बी अपॉन टी ऑफ बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो यहां पे आपका हो गया भाई साहब रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ बी का क्यूब। ठीक है, ये कैंसिल के कैंसिल, ये हो गया आपका 64 आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी का भाई साहब क्यूब। ठीक है, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, ऑफ बोथ साइड्स, 4, इसको अपन 4 क्यूब लिख सकते हैं, आर ए बाई आर बी का ये क्यूब है, तो देयरफॉर आर ए बाई आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 4, सो देयरफॉर आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू आर बी। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ आर बी। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू भाई साहब 4 टाइम्स ऑफ आर बी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। कंसीडर अ प्लैनेट, अभी हम यहाँ पे स्पीड ऑफ द प्लैनेट देखेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे यू हैव टू बी बेसिकली अवेयर ऑफ। ठीक है, कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास m रोटेटिंग अराउंड द सन ऑफ मास ms इन एन elliptical path at the perihelion of the orbit, let us assume that the velocity of the planet be v1 and at the aphelion, aphelion मतलब perihelion मतलब क्या होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और एफिलियन मतलब फारदेस्ट डिस्टेंस। आपने भाई साहब यहाँ पे हमने जब प्लैनेट्स का मूवमेंट डिस्कस किया था, तो केपलर्स लॉ के हिसाब से
ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है और ये फारदेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। आपका भाई साहब ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये वाला डिस्टेंस बी, ये वाला डिस्टेंस आपका बी, ये वाला हो जाएगा माइनस ए, ये वाला हो जाएगा माइनस ए। एसेंट्रिसिटी के हिसाब से ये हो जाएगा आपका एन जीरो, अगर इधर हुआ तो माइनस एन जीरो, ठीक है, सिंपल। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एफिलियन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा आप एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, m इंटू वी इंटू आर, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी मोमेंट, लेट द एंगुलर मोमेंटम एट पेरिलियन एंड एफिलियन बी L1 एंड L2। तो यहाँ पे पेरिलियन पे और एफिलियन पे L1 एंड L2 है। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, L1 इज इक्वल टू L2, M1 V1 R इज इक्वल टू M2 V2 R2, M1 V1 R1 इज इक्वल टू M2 V2 R2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, V1 A इंटू 1 माइनस E इज इक्वल टू V2 A इंटू 1 प्लस E, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर। देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू याद कीजिए, ये वाला R1 क्या था, ये था आपका क्या A, तो यहाँ पे देखो A माइनस ए माइनस ए ना, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब। ये R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू क्या थी भाई साहब, A माइनस ए, दैट इज A इंटू 1 माइनस E, तो ये हो गया R1 की वैल्यू, ठीक है। और R2 की वैल्यू क्या होगी बोलो, ये होगा आपका AE प्लस A, R2 की वैल्यू होगी AE प्लस A, सो दैट विल बी A इंटू 1 प्लस E। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। तो M1 V1, V1 is the velocity at perihelion when the planet is closest to the sun, M1 V1 R1 that is A into 1 minus E, M V2 into R2, तो M और M भाई साहब आपके कैंसिल हो जाएंगे, V1 A 1 minus E, V2 A 1 plus E, V1 into 1 minus E, तो ये A और A भी भाई साहब आपका कैंसिल हो जाएगा, तो V1 into 1 minus E is equal to V2 into 1 plus E, ठीक है। ओके, आपका एनर्जी दोनों में कांस्टेंट होगा, E1 is equal to E2, तो U1 plus KE1 is equal to U2 plus KE2, ठीक है। अभी देखो भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी एम एम बाई R1, और यहाँ पे हाफ एम V1 का स्क्वायर माइनस जी बाई R2 हाफ एम V2 का स्क्वायर, जी एम एस माइनस जी एम आर, अगर हमने इसको ले लिया इधर तो ये हो गया V2 माइनस V1 का स्क्वायर। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे जी एम एस, यहाँ पे R2 की वैल्यू डाली आपने और यहाँ पे R1 की वैल्यू डाली, ठीक है, जी एम एस एम एन बाई R1, ठीक है, हाफ एम V1 स्क्वायर। यहाँ पे इसको अगर करते जाएंगे आप तो आपका भाई साहब V1 का वैल्यू इतना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम एस 1 प्लस ई 1 माइनस ई, V2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। चलिए फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी आपका भाई साहब ये वाला हो गया है ना, तो आपने इसको प्रूव कर लिया, V1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई, V2 इज इक्वल टू 1 प्लस ई। चलिए इंडिपेंडेंटली प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। तो आपका समझो भाई साहब यहाँ पे एक एक प्लैनेट है, ये सन है लेट्स से, और ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, ये भाई साहब आपका इलेप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे प्लैनेट है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस R1 कितना हो जाएगा, R1, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है, ये वाला डिस्टेंस है आपका A, ये वाला डिस्टेंस भी आपका कितना है भाई साहब A, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब ये वाला डिस्टेंस कितना है AE, ठीक है। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, A माइनस AE, तो ये हो जाएगा A इंटू 1 माइनस E, ये हो गया R1 का वैल्यू। R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, AE प्लस A, तो ये हो जाएगा A इंटू 1 प्लस E, ठीक है। अभी एंगुलर मोमेंटम्स आर इक्वल, तो M1 V1 R इज इक्वल टू M2 V2 R2, M1 V1 R1 इज इक्वल टू M2 V2 R2, ठीक है। अभी देखो प्लैनेट का मास तो सेम ही रहेगा, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये M और ये M बराबर, ये M और ये M बराबर भाई साहब आपका, ठीक है, ये M और ये M बराबर, कैंसलम कैंसलम, ठीक है। अभी आपका V1, तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और तुम्हारा भी, सबसे मैं देख रहा हूं, इधर यू सिट सेपरेट, V1 तुम लोगों का, मैं अगर यहाँ पे पेपर निकाल करना, जो पेपर मैंने चेकिंग किया है यहाँ पे मैं पेश करके अगर तुम लोगों को फीडबैक दूं ना, झेल नहीं पाओगे। अभी तुम लोगों का एटीट्यूड ही ऐसा है कि मेरे से हर समय नेगेटिव ही निकल रहा है, थोड़ा सा भी रत्ती भर भी आप लोग का इतना पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, इतना डिटेल में एक चैप्टर जा रहा है। तुम बताओ ना, ग्रेविटेशन का चैप्टर तुम्हारे स्कूल में डिस्कस हुआ रहेगा, कितने पीरियड्स में ओवर हुआ रहेगा, कितने पीरियड्स में ओवर हुआ रहेगा बताओ, 4-5 हो जाएगा भाई साहब। आज कम से कम 2 हफ्ते से हम एक ही चैप्टर पे रगड़ रहे, रत्ती भर भी फोकस नहीं है तुम्हारा, आते हो बस कुछ बोझ उतार रहे हो,
किसके ऊपर बोझ उतार रहे हो यार, पेरेंट्स के ऊपर। R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, V1 M1 V1 R1, सॉरी, ठीक है। तो यह हो गया आपका भाई साहब M1 V1 R1 M2। तो आपका एंगुलर मोमेंटम बराबर क्यों होगा, क्योंकि यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई साहब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बराबर होगा, ठीक है। देखो, फोर्स जब लगता है तो आपका चेंज इन मोमेंटम होता है। अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है तो कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं है, फोर्स तो कोई बाहर से लग ही नहीं रहा है, तो इसलिए आपका एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन द सेम। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो यहाँ पे, R1 की वैल्यू हो जाएगी A इंटू V1, ये V1 हो गया भाई साहब आपका V1 इंटू A इंटू 1 माइनस E, ठीक है। और यहाँ पे V2 इंटू A इंटू 1 प्लस E, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे A और A कैंसिल हो गया, तो V1 इंटू 1 माइनस E इज इक्वल टू V2 इंटू 1 प्लस E, ठीक है। अभी ये है आपका पैरेलल और ये आपका एपिलियन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, टोटल एनर्जी हियर विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी व्हेन द प्लैनेट कम्स हियर, ठीक है। टोटल एनर्जी मतलब ui प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू uf प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ui की वैल्यू होती है gm प्लैनेट का मास इंटू सैटेलाइट का मास जो भी है, ठीक है, अपॉन r, ठीक है, r, यहाँ पे r1 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, है कि नहीं, दिस वन विल बी हाउ मच, दिस वन विल बी R1 माइनस, ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, हाफ एम वी आई का स्क्वायर या V1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे V1 था भाई साहब वेलोसिटी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी एम टी एम एस R2 प्लस हाफ एम V2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे आपका, माइनस जी एम एम एस एम पी एम एस, अरे यार गया मेरा, खैर चलो। तो यहाँ पे देखो आपका GM पूरा चला गया, ठीक है। तो GMS यहाँ पे आपने इसको इधर ले लिया, ठीक है, इसको इधर ले लिया भाई साहब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, GMS बाई ये हो गया आपका R2 MSM माइनस GMSM बाई R1 इज इक्वल टू हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका GMSM यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/R2 माइनस 1/R1 इज इक्वल टू हाफ एम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये M और ये M भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। ध्यान रहे यहाँ पे माइनस साइन डिसॉल्व हो चुका है क्योंकि इसको आप इधर लाए, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, GMS, ठीक है, R2 1/R2, अभी R2 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 1/A इंटू 1 प्लस E, और R1 की वैल्यू क्या निकाली है, 1/A इंटू 1 माइनस E, है ना, ये निकालिए, नींद आ रही है तेरे को, ठीक है। ये R1 की वैल्यू है, ये कितना हो जाएगा बोलो, हाफ, ठीक है, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे V1 इंटू, आपने देखा भाई साहब 1 माइनस E इज इक्वल टू V2 इंटू 1 प्लस E, ऐसा आया था ना, ठीक है, V1, ठीक है, इंटू 1 प्लस E 1 माइनस E। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप V2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V2 की जगह पे लिख सकते हैं V1 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इसको इधर ढकेल दो, तो V2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, V1 का स्क्वायर 1 माइनस E का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस E का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो इधर अपन क्या लिख सकते हैं, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, मतलब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी हाउ मच हम पीपलम, ये हो गया आपका GMS, ये हो जाएगा आपका A इंटू 1 माइनस E का स्क्वायर, A इंटू 1 माइनस E का स्क्वायर, 1 माइनस E माइनस 1 प्लस E, ठीक है, ये हो गया आपका 1 माइनस E इंटू 1 प्लस E, ओके, दिस विल बी इक्वल टू हाफ, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ, यहाँ पे आपका कितना आ गया बोलो, V1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर 1 माइनस E का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस E का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका GMS, इधर कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस E माइनस 1 माइनस E, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका, और इधर हो गया भाई साहब आपका
दिस विल बी a इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर, 1 माइनस ई का स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा बोलो, हाफ v1 का स्क्वायर। इधर आ जाएगा आपका कितना बोलो, 1 प्लस ई का स्क्वायर। इधर कितना है, 1 माइनस ई का स्क्वायर माइनस 1 प्लस ई का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया आपका कितना, जी एम एस, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2e बाई ए इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, और इधर कितना है बोलो, हाफ। ठीक है, दिस विल बी हाफ v1 का स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा बोलो, अभी आपका 1 माइनस ई का स्क्वायर मतलब 1 प्लस ई का स्क्वायर माइनस 2e, और इधर है आपका माइनस, ये हो गया 1 प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e। इसको अगर हम माइनस करें तो ये कैंसिल, ये भाई साहब कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 4e हो जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी माइनस 4e अपॉन 1 प्लस ई इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है भाई साहब, तो यहाँ पे आपका ये 1 माइनस ई के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई। ठीक है, 1 प्लस ई कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ई और ई कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। तो जी एम बाई ए इंटू 1 माइनस ई, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई। ठीक है, 1 प्लस ई। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आपका ये हो जाएगा। तो दिस विल बी v1 का वैल्यू, v1 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू gm इंटू 1 प्लस ई, gm इंटू 1 प्लस ई अपॉन a इंटू 1 माइनस ई। ठीक है भाई, v1 का स्क्वायर, इसको इधर धकेला। ठीक है, ओके, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ gm 1 प्लस ई अपॉन a इंटू 1 माइनस ई। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे v2 की वैल्यू डाल दो भाई साहब। v2 की वैल्यू क्या है, v2 की वैल्यू है, v2 की वैल्यू है v1 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे v1 की वैल्यू डालो, यहाँ पे आया भाई साहब आपका अंडर रूट gm 1 प्लस ई, और यहाँ पे कितना है बोलो, a इंटू 1 माइनस ई। इसके साथ अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 1 माइनस ई और 1 प्लस ई को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आपका 1 माइनस ई 1 प्लस ई यहाँ पे अंडर रूट में जाएगा। तो अगर आप इसको काट रहे होगे तो ये 1 माइनस ई अंडर रूट 1 माइनस ई ऊपर चला आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बोलो, दिस gm बाई ए तो वही रहेगा। ठीक है, 1 माइनस ई, तो ये अंडर रूट 1 माइनस ई ऊपर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस ई नीचे आ गया। ठीक है, 1 प्लस ई। ठीक है, क्लियर है? दैट्स हाउ बेसिकली दिस विल बी। तो एफिलियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, और पेरिलियन की वैल्यू ये हो जाएगी, एफिलियन और पेरिलियन। ठीक है, एफिलियन इज बेसिकली व्हेन इट इज एट द farthest distance from the sun। ठीक है, एफिलियन मतलब हो गया भाई साहब आपका when at farthest distance from the sun। ठीक है, और पेरिलियन का मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा, when it is at the closest distance from the sun, closest distance from the sun। तो ये हो जाएगा v1 और ये हो गया आपका v2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम v1 और v2 की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट, अभी देखो हमको ऐसा लगता है कि ये सन है और ये सब ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, सन बीच में और सारे प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं, या भाई साहब अर्थ बीच में और मून भाई साहब ऐसे चक्कर काट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सन भी आगे जा रहा है और ये ऐसे ऐसा मूवमेंट है, ये स्पाइरल मूवमेंट है। ये सन ऐसे आगे जा रहा है और ये प्लैनेट्स भी। दिस इज हाउ इट इज गोइंग एक्चुअली। दिस इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इज नोन एज अ सैटेलाइट। ठीक है, हमारे लिए भाई साहब एक ही मून है। ठीक है, जुपिटर के 12 मून्स हैं ऐसे अलग अलग। ठीक है, द पाथ ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड एट विच इट इज प्रोजेक्टेड। अभी अगर हमने कोई सैटेलाइट छोड़ा होगा तो उस सैटेलाइट का जो पाथ होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने कितने स्पीड से उसको छोड़ा है। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्पीड इट कैन बी अ सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, जो आप मैथ्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, आपने जिस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया है तो सर्कल भी हो सकता है। देखो ये आपका एक सर्कल है, ये आपका जो है सैटेलाइट एक सर्कल में जा रहा है। ठीक है, एलिप्स मतलब दिस विल बी बेसिकली एन एलिप्स, और ये हो गया आपका हाइपर पैराबोला एंड दिस इज हाइपरबोला। So based on the speed on which a satellite is projected, the path can be a circle, it can be an ellipse, it can be a parabola or it can be a hyperbola. ठीक है, when the velocity of projection of a space vehicle is equal to higher than the escape velocity, it results in an open orbit extending to infinity. ठीक है,
दैट इज अ पैराबोलिक ऑर्बिट और अ हाइपरबोलिक ऑर्बिट। तो यहाँ पे पैराबोलिक या हाइपरबोलिक ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। कहां पे भाई साहब, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ स्पेस व्हीकल इज इक्वल टू और हायर देन द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन एन ओपन ऑर्बिट extending to infinity, that is a parabolic orbit or a hyperbolic orbit, ठीक है। Similarly, if the velocity of the projection of the space vehicle less than the escape velocity, it results in closed elliptical orbits, ठीक है। तो देखिए, दो आपका जो सैटेलाइट का पाथ है, ये दो टाइप का हो सकता है। ये हो गया आपका पैराबोलिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। और दूसरा क्या हो सकता है भाई साहब, सर्कल और एलिप्स, ठीक है। सर्कल और एलिप्स भाई साहब क्लोज्ड है, और ये कब होगा भाई साहब, जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेसर देन एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। हाइपरबोलिक और पैराबोलिक भाई साहब आपके इनफिनिट है, इंफिनिटी, ठीक है। और ये कब होगा भाई साहब आपका, जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज मोर देन एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। तो फॉर द गिवन सिचुएशन, अभी आप देखो यहाँ पे वी ए की वैल्यू, ठीक है, वी ए की वैल्यू इज लेसर देन वी बी, वी सी, वी डी एंड वीई। क्या ये समझ में आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, यहाँ पे वीई बहुत ज्यादा होगा, एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो आप जैसे जब देखो, अगर आपका भाई साहब सर्किल परफेक्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक आपका सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है एक सैटेलाइट, और एक आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? तो द वन विच इज मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विल बी हैविंग अ हायर वेलोसिटी देन द वन विच इज मूविंग एट सर्कुलर ऑर्बिट। क्या ये समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली पैराबोला और हाइपरबोला तो आपके एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा हो गए। तो एनीथिंग विच मूव्स इन अ पैराबोलिक और हाइपरबोलिक ऑर्बिट will be more than circular or elliptical orbit, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, in our study we will be considering the circular orbit of the satellite. If a satellite is moving in a circular orbit of radius r around the planet, then the necessary centripetal force is provided by the gravitational force of the planet. Let the mass of the planet and the satellite be m and m. तो gravitational force कितना हो जाएगा भाई साहब? gmm by r का स्क्वायर। the centripetal force ये कितना हो जाएगा भाई साहब? mv स्क्वायर by r, ठीक है। ओके, नाउ तो आप भाई साहब यहां पे क्या लिख सकते हैं? तो एम वी ऑर्बिटल जो आपका मोशन है उसका स्पीड है ये, दिस विल बी इक्वल टू जी एम एम बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो वी ओ का स्क्वायर हो गया भाई साहब जी एम बाई आर। तो देयरफॉर वी ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट जी एम बाई आर, अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। The orbital velocity of a satellite is constant for a particular value of r. As the satellites are revolving very closely to the Earth's surface, the value of r is almost equal to the radius of the Earth r. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r. The orbital velocity of a satellite is given by, यहाँ पे v नॉट की वैल्यू इज इक्वल टू जी एम बाई आर, जी एम बाई आर। वेलोसिटी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी? जी आर स्क्वायर बाई आर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई? देखो यहाँ पे जी एम बाई आर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो g की वैल्यू डालें तो ये क्या है? जी एम बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जी एम को क्या लिख सकते हैं? जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इस जी एम को अपन ने क्या लिखा? जी आर स्क्वायर बाई आर, तो ये कैंसिल हो गया। वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट जी आर, ठीक है, अंडर रूट जी आर। अभी जी की वैल्यू होती है 9.81 और आर ई की वैल्यू होती है 6400। तो अप्रोक्सीमेटली आपका भाई साहब ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, तो यहाँ पे जी और आर ई की वैल्यू करेंगे तो आपका अंडर रूट निकालेंगे तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। आपने देखा भाई साहब एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 2 जी आर, ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी भाई साहब कितनी होती है? जी आर। क्या ये आपको दिख रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके। लेट अस कंसीडर सैटेलाइट ऑफ मास m। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, अभी इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब? टाइम पीरियड होता है आपका डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस एक चक्कर में कितना कवर करेगा? वो 2 पाई आर, ठीक है। और आपका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? जीएम बाई आर। तो आपका भाई साहब वेलोसिटी कितना है? जीएम बाई आर। कैसे आया ये वेलोसिटी? सिंपल भाई साहब एम बी स्क्वायर बाई आर करोगे, जी एम बाई आर स्क्वायर करोगे तो ये आर और ये कैंसिल, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई, यहाँ पे जी एम एम होगा तो वी स्क्वायर जी एम बाई आर, जी एम बाई आर, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी?
अंडर रूट जी एम बाई आर, अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है, वी नॉट की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे आपका टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, इसका हो गया 3/2 अंडर रूट जी एम, अंडर रूट जी एम, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। ये हो गया आपका टाइम पीरियड का वैल्यू फॉर अ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये आर और रेडियस ऑफ आर ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2 पाई आर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ जीएम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। अब इसको भाई साहब कर लो, जीएम की वैल्यू कितनी होती है, जी आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर 3/2, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जगह पे अपन ने लिखा भाई साहब क्या, ये एक आर बाहर आया, अंडर रूट जी रह गया, 2 पाई आर 3/2, ये 3/2 से 1 माइनस करो, तो 2 पाई आर 3/2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी, तो ये हो गया 2 पाई आर हाफ अपॉन अंडर रूट ऑफ जी, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया बोलो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी, क्लियर, आर बी क्लियर। Altitude of a satellite. Let us consider a satellite of mass m revolving around a planet of mass m and a radius and orbital velocity is v naught. तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई आर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी आर का स्क्वायर। तो अगर मैंने टी स्क्वायर कर दिया इधर तो कितना हो जाएगा बोलो, 4 पाई स्क्वायर, ये हो गया आर का क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा भाई साहब। सो दिस विल बी हाउ मच, 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन जी। टी स्क्वायर अपन क्यों निकाल रहे हैं, तो टी स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई भाई साहब, ठीक है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू देखो ये आ गई, सॉरी टी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे टी की वैल्यू आ गई। अगर आपका भाई साहब द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, अगर यहाँ पे एच डिस्टेंस पे है तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे टाइम पीरियड तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ होता है, अगर एच डिस्टेंस पे होगा तो यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू आर प्लस एच का भाई साहब क्यूब अपॉन, ये तो जीएम ही रहेगा, मतलब ये रहेगा आपका अंडर रूट ऑफ जी आर का स्क्वायर, ठीक है, जी आर का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, आर प्लस एच का क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर का स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है, टी स्क्वायर जी आर का स्क्वायर अपॉन 4 पाई 4 पाई का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आर प्लस एच का क्यूब, टी स्क्वायर जी आर का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, एच की वैल्यू ये कैसे होगी, देखो यहां पे अगर मैं करूं तो ये आर प्लस एच, ये कितना हो जाएगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा भाई साहब आपको, तो इसका मतलब हो जाएगा टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेज टू 1/3, है ना, दोनों तरफ आपने क्यूब रूट ले लिया, तो आपका भाई साहब एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/3 माइनस आपका आर, माइनस आपका आर, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है एमवीआर, ठीक है। अभी वी नॉट की वैल्यू आपको दिखा भाई साहब क्या है, अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एल क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, एम अंडर रूट जी एम बाई आर इंटू आर, तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका कितना, जी एम एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर हो गया भाई साहब, यहां पे आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर स्क्वायर अपॉन आर, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका कितना, जी एम एम स्क्वायर आर, ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, सिंपल, समझ में आ रहा है, ओके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट हाफ एम वी स्क्वायर है भाई साहब, सब सिर्फ वैल्यू डाल रहे हो आप, वी नॉट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट जी एम बाई आर, यही आप डालते जा रहे हो सब जगह पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम अंडर रूट जी एम बाई आर, इसका स्क्वायर हाफ जी एम एम बाई आर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया जी एम एम बाई 2 आर, नहीं आर का स्क्वायर हुआ ना, तो ये हो गया आपका जी एम एम बाई 2 आर, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई 2 आर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम एम बाई 2 आर, ठीक है, प्लस आपका भाई साहब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आया, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम, ये आपका आया भाई साहब, आपका पोटेंशियल एनर्जी है कितना, माइनस जी एम एम बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी हो गई जी एम एम बाई
2r. ठीक है, so that's going to be minus gmm by 2r. So that will be the total energy. This is going to be the total energy. Total energy of the system of a satellite and planet is negative. It shows that it is bounded system. The satellite can never escape the planet's gravitation on its own. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? Okay, okay, okay. The binding energy of a satellite is defined as the minimum amount of energy required to free the satellite from the gravitational influence of the planet. ठीक है, तो minimum amount of energy जो required होती है in order to free the satellite from the gravitational influence, that is called the binding energy. तो binding energy आपकी क्या हो जाएगी? Binding energy will be gmm by 2r. This will be the binding energy. Clear है? Are we clear? Okay, okay, okay. चलिए भाई साहब इसको करना है. A satellite of mass m is orbiting the earth of radius r at a height h from the surface. Find the total energy of the satellite in terms of g naught. Easy है, easy. जल्दी 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 फटाफट.
A satellite of mass m is orbiting the Earth of radius r at a height h from its surface. Find the total energy of the satellite in terms of g naught. ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम एम बाई ये मास ऑफ सैटेलाइट है अपॉन आर, ठीक है, आर प्लस एच, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब बोलो कितना हो जाएगा, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वी ओ का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वी ओ की वैल्यू कितनी होती है, अरे बोलो भाई साहब, है सृष्टि कुमारी क्या बोला, जी एम अपॉन टू आर ना, आप बताइए, जी एम अपॉन आर, ठीक है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, अरे भाई साहब ऐसे कर लो ना, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, दिस विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, तो एम और एम मर गया, ये और ये मर गया, ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, इन दिस केस सिंस इट इज एट अ हाइट एच सो इट विल बी आर प्लस एच। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर दैट इज जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, क्लियर है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका जी एम एम अपॉन टू आर प्लस एच, टू आर प्लस एच। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर प्लस एच, ये हो गया आपका टू, तो ये हो गया आपका जी एम एम। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, आर प्लस एच, इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस टू। ठीक है, और ये हो गया प्लस वन, तो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका माइनस जी एम एम अपॉन टू आर प्लस एच, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर प्लस एच। ठीक है, जीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी आर का स्क्वायर एम अपॉन टू आर प्लस एच, है ना भाई साहब, ये तो काउना नहीं हो रहा है रे, हाँ आर प्लस एच का कैसे बेटा, आर प्लस एच का कैसे कैसे होगा, हाँ जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर होता है ना, तो जीएम की जगह पे सिर्फ जी आर स्क्वायर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया एम जी नॉट, ओके जी नॉट और आर का स्क्वायर अपॉन टू आर प्लस एच, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अब बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।